हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आज का आपका टॉपिक होगा मौर्यकाल। मौर्यकाल से भी कुछ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको भी हम लोग दो पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। आज इसका पहला पार्ट होगा और अगले दिन आपको इसका दूसरा पार्ट दे दिया जाएगा। पहले पार्ट में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में भी इसी के आसपास प्रश्न होंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में इनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि इन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल सीख सके। ये भी बात सही है, ठीक है। कह रहा है कि बैरम का उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। नहीं, बैरम का इनके सहयोगी और मार्गदर्शक नहीं थे। यह किसके थे? तो यह थे मुगल काल में, अकबर के शासन काल में। तो कौन गलत है? ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर दो कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। तो 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है तो वह सर्वप्रथम सिंधु नदी को पार करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह कौन थे? वह थे आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है, इसका नाम है इंडिका। इसी इंडिका में मौर्य साम्राज्य से जुड़ी सारे तथ्यों की जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 5 कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है। तो ध्यान रहे, अर्थशास्त्र आपका आर्थिक जीवन या फिर अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है। जो आपका अर्थशास्त्र है वह आपका पॉलिटी की बुक है, यानी कि राजनीतिक नीतियों पे क्या करती है? प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। यानी कि जब मेगास्थनीज भारत आया था उस समय भारत में किसका शासन था? तो उस समय भारत में शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, यानी कि चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंबिसार नहीं बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र का नाम पता है आपको? बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। यानी कि जो मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें किस राजा की चर्चा किया गया है। तो इसमें चर्चा किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है वह किस वंश के बारे में जानकारी देता है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना किए थे कौन? इसके प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न कह रहा है
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और लास्ट में संलेखना प्रथा से समर बेलगोला में जाकर अपने प्राण को त्याग दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला जो मौर्य राजा था उसका नाम था अशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? यानी कि कौन सा वह मौर्य राजा था जिसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र अर्थात पटना को अपनी राजधानी बनाया था? तो वह राजा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। यानी कि किस पुस्तक में किस ग्रंथ में यह चर्चा किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया है? तो वह आपका ग्रंथ था परिशिष्ट पर्वन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। कहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना, अभी आपको बताया था हमने कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? ये भी बात आप याद रखेंगे। 43 दिन में कहाँ पे? तो हमने आपको बताया भी कि समर बेलगोला। यह कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये भी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अभी हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह कौन था? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। और बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? अशोक नाम था। ठीक है, तो बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या है? अशोक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से जाने जाने वाला जो मौर्य शासक था वह अशोक के पिता अर्थात बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीत लिया और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में दिया गया है? तो इसका जो उल्लेख है वो किस में दिया गया है? वह दिया गया है पसादिका में। हाँ, पसादिका में। बुद्ध घोष की सामंत पसादिका में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य काल में आया था? डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य काल में आया था? तो वह आया था, उसमें ये तो फिक्स है कि मौर्य वंश का शासन काल था, लेकिन किसका शासन था? तो वह था बिंदुसार का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है आपसे कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक को दूर दराज स्थानों पर भेजा जाता था ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उसका पुत्र एवं पुत्री शामिल थे। देखिए कितना प्रश्न घुमा के पूछा है आपसे। ये स्पष्ट रूप से पूछना चाहता है कि अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था जिन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था? प्रचार किया था। तो वह थे संघमित्रा और महेंद्र। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर इनको भेजा था अशोक ने? तो इन लोगों को भेजा था कहाँ पे? श्रीलंका में।
ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न करा कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में पाया गया है? तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो सबसे अधिक पाए गए हैं ब्राह्मणी लिपि में। 2 ही अभिलेख हैं जो खरोष्ठी में पाया गया है। वह कौन कौन है आप बता सकते हैं? हमने प्रश्न को शामिल कर रखा है। 2 ही अभिलेख हैं जो खरोष्ठी में हैं, बाकी सब क्या हैं? ब्राह्मणी में। अभी खरोष्ठी वाले प्रश्न आगे आ रहे हैं, यहां नहीं बताएंगे। प्रश्न कह रहा है 23 कि अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय की थी, जिसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। प्रश्न ये पूछना चाहता है कि जो अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, जो अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध हुआ था, वर्तमान में कलिंग कहां पे है? आधुनिक में कलिंग, हाँ कहां पे है? तो वह कहां पे है? उड़ीसा है। उड़ीसा को ही पहले क्या कहा जाता था? कलिंग कहा जाता। कलिंग युद्ध कब हुआ था आपको पता है? तो कलिंग युद्ध आपका हुआ था, चलिए अभी आगे प्रश्न आएगा, लेकिन जान लीजिए 261 बीसी में हुआ था। अभी प्रश्न आगे आएगा भी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कह रहा है आपसे कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है? कह रहा है कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस अभिलेख में है? कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कह रहा है कि किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित किया था? तो जब कलिंग युद्ध से अशोक को क्या हुआ, धर्म परिवर्तन की भावना जागृत हुई और धर्म परिवर्तन किए, तो उन्होंने क्या किया था कि धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को विकसित किया था और सदा के लिए युद्ध नीति को त्याग दिया था। किसने? अशोक ने। अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह था जेम्स प्रिंसेप, और वह सन था, सन कितने का था? सन 1837 का था। एक बार देख लेंगे, ठीक है, 1837 का वह समय था। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो शुरुआती में जो अशोक था वह जैन धर्म का अनुयायी था। जैसे ही 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है और युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग देता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न का है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है? तो किसमें है? अहरौरा, भाब्रू, सारनाथ, गुर्जरा में, ठीक है, गुर्जरा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो अशोक के शिलालेखों में अशोक को सामान्यतः क्या कहा गया है? प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। प्रियदर्शी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख? वही प्रियदर्शी, थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, प्रियदर्शी या फिर देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है,
देव नाम प्रिय लिखा है, लेकिन देव नाम प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है। तो प्रियदर्शी या फिर देव नाम प्रियदर्शी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह अशोक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न कर आपसे, प्रश्न नंबर 31 कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? अर्थात अशोक के पिता का नाम आपसे पूछना चाहता है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो बिंदुसार के क्या थे? पुत्र थे, और उन्हीं के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, देखिए प्रश्न नहीं कराते भी प्रश्न आएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया आपके लिए, सारे के सारे प्रश्न है, इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। एक भी प्रश्न करा कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? उसमें उड़ीसा का जो नाम था कलिंग था, ठीक है। कब लड़ा गया था? तो 261 बीसी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? वही संघमित्रा और महेंद्र जिसने श्रीलंका में क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। किसके पुत्र थे? तो यह दोनों अशोक के पुत्र और पुत्री थे। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के नामों का यानी कि राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो वह उल्लेख आपका हुआ है द्वितीय मुख्य अभिलेख में। द्वितीय मुख्य अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक महान संबंधित थे, क्योंकि अशोक किस वंश से संबंधित थे? अब ये भी प्रश्न कोई पूछने वाली है। अशोक किससे संबंधित थे? आपको पता नहीं है कि अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे नंबर के राजा थे। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे इनके अशोक के पिता बिंदुसार, और तीसरे नंबर के कौन है? अशोक। अगला प्रश्न कह रहा है, और अंतिम नंबर के कौन है? प्रश्न आएगा, टेंशन मत लीजिए, सब प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अभी आया था ना कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अब देखिए, अशोक का उत्तराधिकारी पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो अशोक का उत्तराधिकारी अर्थात अशोक का पुत्र कौन था? तो अशोक का पुत्र, अशोक का पुत्र था। उत्तराधिकारी तो कुणाल था। क्या था? कुणाल। ये अशोक का पुत्र, हाँ अशोक का पुत्र था, ठीक है, अशोक का पुत्र था। एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है, और शायद वो प्रश्न सम्मिलित नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं उसको बता दे रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। वह बातें हैं, बिंदुसार से प्रश्न पूछा जाता है कि किसको कहा जाता है कि आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र और एक योग्य पुत्र के योग्य पिता हैं? वह कहा जाता है बिंदुसार को। क्यों कहा जाता है? कि बिंदुसार केवल नाम का राजा था और इसने अपने साम्राज्य में कोई अच्छा काम नहीं किया था। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो आपको पता है कि एक मौर्य वंश का युग राजा चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था, और क्या था? बिंदुसार एक योग्य पुत्र अशोक का पिता था। इसलिए कहा जाता है बिंदुसार के बारे में कि आप एक योग्य पिता के पुत्र और एक योग्य पुत्र के
पिता हैं। यह प्रश्न सम्मिलित नहीं हुआ है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्णन किया गया है। यानी कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक कहा गया है। तो यह आपका मास्की अभिलेख था। कौन सा अभिलेख? मास्की अभिलेख में अशोक का दूसरा नाम प्रयोग नहीं हुआ है, अशोक का जो नाम है अशोक उसी का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीनगर और देवपत्तनम दो शहर इसने बसाया था। हाँ, श्रीनगर और देवपत्तनम किसने? अशोक ने। श्रीनगर और देवपत्तनम। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है। एक तो प्रश्न आपका रिपीट हो गया है, 13वां अभिलेख था। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कर आपसे कि अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। अरमाइक और यूनानी भाषा का प्रयोग अशोक के किस अभिलेख में किया गया है। तो वह किया गया है सर-ए-कुहना। सर-ए-कुहना अभिलेख में अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रान्यो अशोक किस अभिलेख में सम्राट अशोक को कहा गया है। यानी कि किस अभिलेख में अशोक का नाम रान्यो अशोक कहा गया है। तो वह अभिलेख आपका था कंगनहल्ली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अब देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है। वह होता है बृहदत्त। बृहदत्त क्या होता है? मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल में करवाया गया था। तो जो धमेक स्तूप है कहाँ पे है? वाराणसी के सारनाथ में है। ये भी बातें आपको भूलना नहीं है। कहाँ पे है? सारनाथ में। इसको किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। अब जब बात अशोक की आ गई तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस वंश के बारे में चर्चा हो रही है। तो वंश आपका क्या हो जाएगा? मौर्य। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किस मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया है। इनमें से किस मौर्य साम्राज्य के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया है। किसमें? किसने किया था? किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? कौटिल्य नहीं किया था। कौटिल्य नहीं, मेगास्थनीज भी नहीं, प्लिनी। हाँ, प्लिनी आपका सही उत्तर होगा। नहीं, प्लिनी होगा, कौटिल्य ना। हाँ, कौटिल्य। कौटिल्य कौटिल्य आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पे। अभी हमने जो प्रश्न कहा था वही प्रश्न आ गया। वाराणसी के कहाँ पे है? सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा वंश के शासन काल के दौरान इसे कराया गया था। मौर्य क्या कहा जाता है? यानी कि मौर्य काल में इस सड़क को, इस रोड को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य काल में इसे उत्तरापथ नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। कौन सा पुस्तक? इंडिका। कौन सा पुस्तक? इंडिका। हर्षचरित्र बाणभट्ट, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम कौन? कालिदास। कालिदास, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 का है
कि उदाइन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। एक प्रश्न तो पीछे का हर एक वंश का है, यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं। राजगृह या राजगृह से हटाकर कहाँ पे पाटलिपुत्र स्थापित किया था, और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना है, और इस पटना शहर की स्थापना उदाइन ने ही किया था। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 50 कराए कि मेघास्थनीज किसका दूत था। मेघास्थनीज किसका दूत था। तो आपको बताए थे ना कि मेघास्थनीज किसका दूत था, सेल्यूकस निकेटर का था। और 305 ईस्वी में एक युद्ध होता है, आगे चर्चा होगी। 305 ईस्वी में एक युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर का और चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और अपनी पुत्री हेलेना की शादी कर देता है, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और इसकी देख रेख के लिए मेघास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। ठीक है, अब इसके आगे की जो चर्चाएं हैं कल के क्लास में होगी, आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं, यानी कि अभी नहीं, सुबह मिलते हैं अपने मैथ वाले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।